स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे मिस क्लासेज में। आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 3.4। प्रश्नावली 3.4 के अंदर आपसे बोला गया है कि जो प्रश्न आपको दिए हुए इस प्रश्न को आप विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से आपको सोल्व करना है और आपको ये भी बताना है कि इनमें से सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो आइए हम लोग सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है x + y = 5, 2x - 3y = 4। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूं, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे विलोपन विधि से सोल्व करने की कोशिश करते हैं, विलोपन विधि द्वारा। देखिए इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि विलोपन यानी कि आपको किसी भी एक वेरिएबल्स को यहाँ से हटाना है, उसके बाद जिस वेरिएबल्स को आपने हटाया है उसके अलावा जो वेरिएबल बचा हुआ है उस वेरिएबल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को दी हुई इक्वेशन के अंदर आपको पुट करना है, आपको दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। चलिए इसको सोल्व करते हैं। जिस समीकरण जैसे देखिए इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है आपको, बेसिकली किसी भी x या y इनके गुणांक को आपको सेम करना है। ठीक है, मैं आपको क्या बता रहा हूं, या तो x के गुणांक या फिर y के गुणांक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर x का गुणांक कितना है 1, यहाँ x का गुणांक कितना है 2, यहाँ पर y का गुणांक कितना है 1 और यहाँ पर y का गुणांक कितना है -3। तो आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरणों में से किसी भी एक वेरिएबल के गुणांक को आपको सेम करना है। जैसे यहाँ पर मैं x के वेरिएबल को सेम करूंगा तो यहाँ पर मुझे क्या लेकर आना पड़ेगा, 2x लेकर आना पड़ेगा। अगर कोई विद्यार्थी ये चाहे कि सर हम तो y के गुणांक को ही सेम करेंगे तो कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा -3, तभी तो हो सकता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, तो आप लोग समीकरण 1 को 2 से गुणा कीजिए, कितना बनेगा 2x + 2y = 10। ये आपका क्या बन चुका है, समीकरण नंबर 3। ये वाली समीकरण अब क्या बन चुकी है, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और 3 में आपको कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि दोनों के गुणांक क्या आ चुके हैं, सेम आ चुके हैं। अब देखिए, या तो समीकरण 2 में से 3 को माइनस कर दो या फिर 3 में से 2 को माइनस कर दो, जैसी आपकी इच्छा। समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटाने पर, घटाइए आप इनको। 2 में से 3 को माइनस करना है तो 2x - 3y = 4, 2x + 2y = 10। अब इनको माइनस करना है। देखो, जो बच्चा गलती करता है वो यहीं पर गलती करता है, इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर साइन किसका है, इसका आगे प्लस है, चूंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको माइनस ही तो कर रहे हैं। यहाँ प्लस था तो ये माइनस, यहाँ प्लस तो ये माइनस, ये माइनस। अगर मान लो यहाँ माइनस होता तो हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाता, प्लस हो जाता, फिर ये 2 और 2 4 बन जाता। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट। यहाँ कितना हुआ -3y और -2y कितना बना है -5y = 4 - 10 कितना बना है -6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। यहाँ से जो y का मान अपने पास आ चुका है वह है, अब इस y के मान को आप चाहो तो 1 में रखो, चाहे तो आप 2 में रखो। तो y का मान रखिए आप इसको समीकरण नंबर 1 में
समीकरण एक ये रही, x प्लस ये 6/5 इक्वल टू 5, x बराबर 5 माइनस 6/5। तो x इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा, 5, 5 को 5 से मल्टीपल किया 25 माइनस 6, तो x इक्वल टू कितना आया 19/5। ये हम लोगों ने किया है इसे विलोपन विधि के द्वारा। अब आप लोग इसे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा करो। यहां पर मैं लिख देता हूं प्रतिस्थापन विधि से। देखिए समीकरण नंबर 1 ये रही, समीकरण नंबर 2 ये रही। अब देखो प्रतिस्थापन और विलोपन में क्या डिफरेंस आता है वो देखो। यहाँ पर प्रतिस्थापन के अंदर होता है कि आपको एक वेरिएबल को यहाँ से ट्रांसफर करना है और फिर उस वेरिएबल को दूसरी जो इक्वेशन है, जो दूसरी समीकरण है उसके अंदर आपको रखना है। कैसे रखना है, यहाँ पर देखो समीकरण 1 से आप x का मान निकालिए। समीकरण 1 से x इक्वल टू 5 माइनस वाई। अब ये जो आपके पास x का मान आया है, इस x के मान को आप समीकरण नंबर 2 के अंदर पुट कीजिए। x का मान इस x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखिए। तो आप मुझे बताइए, यहाँ लिखा हुआ है 2, x की जगह में क्या रखूंगा 5 माइनस वाई। यहाँ पर माइनस का 3y इक्वल में 4। इसको सोल्व करेंगे, 2 को 5 से मल्टीपल 10, ये बनेगा 2y, ये माइनस 3y इक्वल टू 4, ये 10 माइनस 5y इक्वल टू 4, ये माइनस 5y, ये 10 प्लस का था उधर गया तो माइनस के अंदर, तो माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो यहाँ से y की जो वैल्यू है वो अपने पास आ चुकी है 6/5। अब आपको क्या करना है, इस y के मान को आप समीकरण नंबर 1 में रखो या 2 में रखो, किसी भी एक समीकरण में आप पुट कर सकते हो। y का मान x प्लस 6/5 इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 माइनस 6/5। यहाँ से आप एलसीएम लोगे कितना आएगा 5, ये बनेगा 25 माइनस 6, तो यहाँ से x का जो मान आएगा वो कितना आएगा 19/5। देखो अब आपको इन दोनों विधियों में से कौन सी विधि अच्छी लग रही है वो आपको बताना है। देखो अगर मान के चलो यहाँ पर इसकी जगह कुछ और बड़ी संख्या होती तो इस विधि से करना थोड़ा जटिल हो सकता था, और इस विधि से करना आसान क्यों, इसमें आसान इसलिए है क्योंकि इसमें एक वेरिएबल तो हम लोग गायब भी कर देते हैं, क्योंकि एक वेरिएबल का हम लोग यहाँ से विलोप कर देते हैं, एक वेरिएबल को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, तो दूसरा वेरिएबल अपने पास बच जाता है और डायरेक्ट अपने पास जो दूसरा वेरिएबल है वो अपने पास आ जाता है। फिर जो काम यहाँ आपने किया वही काम तो यहाँ पर किया। लेकिन इस प्रोसेस को देखिए आप, तो दोनों में आपको अंतर समझ में आएगा कि विलोपन विधि के द्वारा कैसे सोल्व करना होता है और प्रतिस्थापन विधि के द्वारा कैसे सोल्व करना होता है। प्रतिस्थापन विधि में वेरिएबल्स जो एक्स वाई हैं उनमें से किसी एक का मान निकालना है, दूसरे समीकरण में आपको पुट करना है, दूसरे समीकरण के अंदर आपको उस वेरिएबल्स की वैल्यू को रखना है। ठीक है, तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, यह आपके सेकेंड नंबर प्रश्न है। इसको भी आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों ही विधियों से आपको इसे सोल्व करना है। तो एक तरफ आप लिखो प्रतिस्थापन विधि और दूसरी तरफ आप लिखो विलोपन विधि।
मैंने आपको विलोपन विधि के अंदर ये बताया था कि किसी भी x या y के गुणांक को आपको सेम करना है। तो जैसे मान के चलो मैं x के गुणांक को सेम करूंगा, अगर मैं इस x के गुणांक को सेम करना चाहता हूं तो ऊपर वाली संख्या को, तो ऊपर वाले समीकरण को किससे गुणा करूंगा? आप बोलोगे सर दो से गुणा करने पर ये बन जाएगा 6x। समीकरण नंबर 2 में देखिए आप, ये 1 हो गई और ये 2 हो गई। यहाँ लिखा हुआ है 2x। अब 2x को किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से, तभी तो 6x बनेगा। अब देखो समीकरण 1 को किससे गुणा करना है? 3 से गुणा करना है। तो क्या बन जाएगा? ये 3 से 2 से गुणा करना है, तो 2 से गुणा करने पर कितना बनेगा? 6x प्लस 8y इक्वल टू 20। समीकरण नंबर 3 बन चुकी है। अब समीकरण 2 किससे गुणा करना है? 3 से। तो 3 से गुणा कीजिए, कितना आ जाएगा? ये भी 6x माइनस 6y इक्वल टू 6। समीकरण नंबर 4। अब आपकी जो समीकरण नंबर 1 और जो 2 है वो क्या बन चुकी है? समीकरण नंबर 3 बन चुकी है और समीकरण नंबर 4 बन चुकी है। अब 3 में से 4 को माइनस करोगे तो 6x माइनस 6x कैंसिल आउट, बचा क्या? y। तो y की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। ठीक है, समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर घटाइए, आप 3 में से 4 को माइनस कीजिए। ये कैंसिल आउट, 8 और 6 कितने हो गए? 14। y इक्वल टू, और ये भी कितना हो गया? 14। यहां से y की वैल्यू कितना आ जाएगी? 1। अब आपको क्या करना है? सिंपली इस y के मान को समीकरण 1 में पुट करना है। ठीक है, तो रखिए आप इस y के मान को समीकरण 1 में। समीकरण 1 ये रही, 3x प्लस 4y, y का मान कितना है? 1 इक्वल टू 10। 3x प्लस 4 इक्वल टू 10। 3x इक्वल टू 10 माइनस 4, ये 4 इधर गया तो माइनस का, 3x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 3 से 6 2 टाइम्स कट जाएगा और यहाँ से x का मान कितना आ चुका है? 2। ठीक है, अब आपको करना है प्रतिस्थापन विधि। और प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करते हैं? किसी भी एक वेरिएबल को ट्रांसफर करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं। अर्थात समीकरण 1 से या फिर समीकरण 2 से किसी भी एक चर का मान आप निकालिए, फिर दूसरे समीकरण में आप उसको पुट कर दीजिए। जैसे मैं समीकरण 1 से देखता हूँ, समीकरण 1 से 3x इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? 10 माइनस 4y। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 माइनस 4y बाई 3। अब इस x के मान को आप समीकरण नंबर 2 में पुट कीजिए। समीकरण 2 ये रही, इसमें आप x का मान रखिए। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। इस 2 को अंदर मल्टीपल कीजिए, आप कितना बनेगा? 20 माइनस 8y बाई 3 माइनस 2y इक्वल टू 2। हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे, कितना बनेगा? 3।
20 माइनस 8y माइनस 6y इक्वल टू 2। 20 माइनस ये 14y बन जाएगा, 3 को 2 से मल्टीपल किया 6, इस 14y को उधर ट्रांसफर करते हैं तो 20 माइनस 6 इक्वल टू 14y, ये बन जाएगा 14 इक्वल टू 14y। तो यहाँ से y की जो वैल्यू है अपने पास आ चुकी है 1। अब क्या करना है, जैसे आपके पास y का मान 1 यहाँ पर आ चुका है, अब सेम काम है सेम, अब आपको सेम काम करना है। अब क्या करना है, जैसे y की वैल्यू यहाँ पर बनाई थी, फिर आपने क्या किया था, y का मान समीकरण 1 में पुट किया था, सेम इसी तरीके से आप y का मान समीकरण 1 में पुट कीजिए। रखिए आप समीकरण 1 में, ये रहे आपके समीकरण 1। y का मान समीकरण 1 में रखा तो 3x प्लस 4, y की जगह 1 रखा, इक्वल में 10, इस 4 को उधर लेकर गए, माइनस का हुआ, 10 माइनस 4 6, और यहाँ से x का जो मान अपने पास आ चुका है और 2 आ चुका है। अब आपको ये बताना है कि विलोपन विधि ज्यादा उपयुक्त है या फिर प्रतिस्थापन विधि ज्यादा उपयुक्त है। तो विलोपन विधि ज्यादा उपयुक्त है प्रतिस्थापन विधि की अपेक्षा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर आपको x का मान निकालना है, जैसे आपने x का मान निकाला, अब यहाँ पर आपको इस टाइप की टर्म मिलेगी। अब इस टाइप की जो टर्म मिली है, इसको आप समीकरण नंबर 2 में पुट करोगे, उसको आप सोल्व करोगे, तो कहीं ना कहीं आपसे यहाँ पर गलती होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। इसलिए हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि विलोपन विधि ज्यादा उपयुक्त रहेगी। वैसा पद यहाँ पर नहीं आने वाला आपके, देखिए आप इसमें सिंपल समीकरण है, सिंपल गुणा करना है, सिंपल माइनस करना है, और आपको x और y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तीसरा प्रश्न आपको यहाँ पर दिया हुआ है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब पहले इसको विलोपन विधि से सोल्व करते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, इन दोनों समीकरणों में आपको x या फिर y किसी भी एक वेरिएबल के गुणांक को आपको सेम करना है। थोड़ा इस समीकरण को सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखा जा सकता है 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। ये माइनस का 5y, ठीक है। अब x के गुणांक को आप सेम कीजिए, तो समीकरण 1 को अगर हम लोग 3 से गुणा करते हैं तो ये भी 9x हो जाएगा, और ये तो पहले से 9x है, तो केवल समीकरण 1 को ही 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर तो आपके पास समीकरण क्या बनेगी, 3 से गुणा कीजिए पहले समीकरण को, 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 3 बन चुकी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर भी 9x है, यहाँ पर भी 9x है, माइनस कर दें। समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर अब आप 2 में से 3 को माइनस कर दीजिए। समीकरण 2 ये रही ऊपर वाली, 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, और ये वाली है 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ठीक है। ये कैंसिल आउट, कितना बनेगा ये 13y, ये कितना बनेगा प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से जो y का मान आएगा माइनस 5/13 आ जाएगा। अब इस y के मान को आप समीकरण नंबर 1 में रखिए।
y का मान आप समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 ये रही 3x माइनस 5y, y की वैल्यू -5/13 इक्वल और माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये 3x ये -5 अंदर मल्टीपल होगा तो +25/13 -4 इक्वल टू 0। 3x प्लस यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा 13, ये 25 - 52 इक्वल टू 0। यहाँ पर एक मान सकते हैं इस तरीके से। एलसीएम कितना आ जाएगा 13, 25 - 52, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 3x प्लस ये बन जाएगा 27/13 इक्वल टू 0। तो इसे लिखा जा सकता है 3x इक्वल टू -27/13। थोड़ा इसको इस साइड लिख लेते हैं। तो यहां से अपने पास आ जाएगा ये 3x इक्वल टू -27/13। अब देखिए इस 3 से 27 कितनी बार कटेंगे 9 बार, तो x बराबर -9/13 ये आपका आंसर हो जाएगा। x बराबर -9/13 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यही काम आप प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कीजिए। प्रतिस्थापन विधि में आपको क्या करना है, या तो x का मान निकालो या y का मान निकालो। तो समीकरण 1 से x का मान निकाल के देखो आप कितना बन रहा है, या फिर आप देखिए समीकरण नंबर 2 पे देखिए 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 इक्वल टू 0 है ना, तो आप लिख सकते हो समीकरण 2 से 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, तो यहाँ से x बराबर कितना आ चुका है आपके पास 2y प्लस 7/9। अब इस x के मान को आप समीकरण नंबर 1 में पुट कीजिए, क्योंकि हम लोगों ने इस बार जो वेरिएबल्स की वैल्यू निकाली है वो समीकरण नंबर 2 से निकाली है। क्योंकि अब 2 से निकाले तो 2 में तो हम लोग पुट नहीं कर सकते, तो हम लोग पुट करेंगे समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 में पुट कीजिए। समीकरण नंबर 1 कौन सी है आपकी, ये रही 3x - 5y 3, और x की वैल्यू है 2y प्लस 7/9 माइनस 5y -4 इक्वल टू 0। 3 से 9 कितनी बार कटेगा 3 बार कटेगा, तो यहाँ से 2y प्लस 7/3 माइनस 5y माइनस ये जो माइनस है इसको उधर लेकर जाएंगे तो बराबर 4 बन जाएगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 2y प्लस 7 माइनस 15y/3। यहाँ से 3 एलसीएम लेंगे तो 3 को 5 से मल्टीपल किया तो 15 इक्वल टू 4। अब इसका क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, तो 2y प्लस 7 माइनस 15y इक्वल टू 12। तो यहाँ से बन जाएगा -13y, ये प्लस का साथ उधर गया तो माइनस का 12 - 7, तो यहाँ से हो जाएगा आपके -13y इक्वल टू माइनस प्लस का 5, और यहाँ से y इक्वल टू -5/13। अब आपको ये जो y बराबर -5/13 है ये आपको समीकरण 1 में पुट करने या 2 में पुट करने, जैसी आपकी इच्छा। तो आप इस y की वैल्यू को समीकरण 2 में भी रख सकते हो, 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो और 1 में भी रख सकते हो। देखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 9x इक्वल टू 2y, y की वैल्यू है -5/13 प्लस 7, तो यहाँ से 9x इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीपल किया -10, 9x इक्वल एलसीएम कितना आ जाएगा 13 -10 प्लस 13 को 7 से मल्टीपल किया 91,
9x इक्वल टू -10 + 91 कितना हुआ जी? देखिए 9x इक्वल टू, और 9 से 9 टाइम्स, और x का जो वैल्यू अपने पास आ जाएगी 9/13। x का मान कितना आ चुका है 9/13, और यहाँ पर भी कितना आ चुका है 9/13। देखिए यहाँ पर 25 - 52 करेंगे तो ये आएगा आपके पास 3x - 27/13, और ये माइनस उधर करेंगे तो प्लस का बन जाएगा, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा 9/13। तो x का मान 9/13, y का मान -5/13। अब इन दोनों विधियों में से कौन सी ज्यादा उपयुक्त है? तो हम लोग बोलेंगे विलोपन विधि ज्यादा उपयुक्त है। तो अब इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। इस प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न आपको दिया हुआ है। इस प्रश्न को थोड़ा अपन लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए इसे मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1 और इसे नाम दे दिया मैंने समीकरण नंबर 2। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। समीकरण नंबर 1 से देखिए आप, समीकरण 1 से यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा दोनों का 2 और 3 का एलसीएम कितना बनता है 6। यहाँ पर अपने पास बनेगा 3x + 4y इक्वल टू -1। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीपल करते हैं, तो अपने पास से बन जाएगा 3x + 4y इक्वल टू -6, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1 का रूपांतरित रूप कौन सा है? समीकरण नंबर 3। सेम काम समीकरण नंबर 2 के लिए कर लेते हैं। समीकरण 2 से यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 3, ऊपर बन जाएगा 3x - y इक्वल टू 3, तो ये 3x - y इक्वल टू 9, समीकरण नंबर 4। अब आप लोगों को केवल समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 इन दोनों समीकरणों को सोल्व करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसे करेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि, तो चलिए सोल्व करते हैं समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3x, यहाँ पर लिखा हुआ है 3x। अरे x के गुणांक दोनों जगह सेम है, और जब दोनों जगह सेम है तो 3 में से 4 को माइनस कर दो, x कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास y आ जाएगा, ठीक है। तो समीकरण नंबर 3 में से आप माइनस कर दो समीकरण 3 माइनस समीकरण नंबर 4। जैसे आप 3 में से 4 माइनस करोगे तो आप यहाँ देखो 3x + 4y इक्वल टू -6, और ये है 3x - y इक्वल टू 9। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, 3x से 3x कैंसिल आउट हो चुका है। ये +4y और +y कितना बना 5y, -6 - 9 -15। तो यहाँ से y का मान अपने पास आ चुका है y इक्वल टू -3। y का मान कितना आ चुका है -3। अब आपको ये y का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, क्योंकि 1 में रखने पर थोड़ा ज्यादा सोल्व करना पड़ेगा, इसीलिए इस y का मान आप तो समीकरण नंबर 2 में रखिए। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखो x माइनस y का मान कितना है -3/3 इक्वल टू 3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, x 3 से 3 कितने बार गए 1 टाइम्स, और माइनस माइनस +1, तो यहाँ से x बराबर 3 - 1 और x बराबर 2। अब देखो विलोपन विधि से सोल्व करना कितना आसान है। अब आपको यही काम करना है प्रतिस्थापन विधि के लिए। देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 सेम है। समीकरण 3 और 4 तक तो आपको एज इट इज लिखना है। समीकरण नंबर 3 से देखिए आप,
समीकरण समीकरण 3 से देखिए x का मान यहाँ से निकालिए। या आप एक काम कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा और जल्दी सोल्व करने के लिए यहाँ से समीकरण नंबर 4 से y का मान जल्दी निकल जाएगा और फिर उस y के मान को आप समीकरण नंबर 3 में पुट कर सकते हो समीकरण 4 से। तो यहाँ से देखिए 3x माइनस वाई इक्वल 9 दिया हुआ है, तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है 3x इक्वल टू वाई प्लस 9, और यहाँ से ये जो y है इसे लिखा जा सकता है 3x माइनस 9। इस 9 को इधर लेकर आइए तो 3x माइनस 9 इक्वल टू वाई। अब इस y की वैल्यू को आप समीकरण नंबर 3 में पुट कीजिए। y का मान तो रखिए आप समीकरण नंबर 3 में, ये रही 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6। थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, 3x प्लस 4 को 3 से मल्टीपल किया 12x, ये 36 इक्वल टू माइनस 6। 3x प्लस 12x कितना हो 15x, माइनस 36 उधर गया तो प्लस का 36, तो यहाँ पर आपके बना 50x इक्वल टू ये 30, तो यहाँ से x इक्वल टू 30/15, तो 15 से 30 कितनी बार कटा 2 टाइम्स, तो x का मान कितना चुका है 2। अब आपको ये जो x का मान है किसी भी एक समीकरण में पुट कर दीजिए आप, समीकरण 2 में रखने पर रखिए x का मान है x माइनस वाई बटे 3 इक्वल टू 3, तो x की जगह 2 माइनस वाई बटे 3 इक्वल टू 3। यहाँ से एलसीएम कितना आएगा 3, ये बनेगा 6 माइनस वाई इक्वल टू 3। यहाँ से हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीपल, और क्रॉस मल्टीपल करने पर अपने पास आएगा 6 माइनस इक्वल टू 9। इस y को उधर ट्रांसफर करेंगे तो अपने पास 6 माइनस 9 इक्वल टू बनेगा y, और माइनस 9 और प्लस का 6 ये बन जाएगा माइनस 3 इक्वल टू y। तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं y इक्वल टू माइनस का 3। y का मान भी कितना चुका है माइनस का 3, और यहाँ पर भी कितना था माइनस का 3। x का मान कितना है 2, और यहाँ पर भी x का मान कितना है 2। x का मान अपने पास आ चुका है, y का मान अपने पास आ चुका है। हम लोग बोल सकते हैं कि विलोपन विधि ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। हमें जो भी यहाँ पर इस टाइप के प्रश्न हैं ये सभी यहाँ पर बोला गया है कि विलोपन विधि से सोल्व कीजिए, तो आपको विलोपन विधि से सोल्व करना है। अगर आपसे बोला जाए कि प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कीजिए तो फिर आपको वही जो ट्रांसफर करते हैं वेरिएबल्स की वैल्यू को उसके हिसाब से करना है। देखो जब भी आपसे क्वेश्चन वाला बोले कि प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है तो आपको समझना है कि हमें ट्रांसफर करना है, क्योंकि आपको एग्जाम में याद रखने में आसानी होगी। तो प्रतिस्थापन का मतलब हो गया ट्रांसफर करना, और विलोपन का मतलब हो गया गायब करना, कि आपको एक गायब करना है। तो इन दोनों ट्रिक के माध्यम से आपको वहां पर एग्जाम पेपर में ये जानने में आपको सहूलियत होगी कि हमें एग्जाम में क्या बोला गया है। कि प्रतिस्थापन बोला है, अच्छा ट्रांसफर करना है, ठीक है। विलोपन बोला है, अच्छा एक वेरिएबल को आप लोगों को गायब करना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों से बोला गया है कि यदि हम हंस में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें तो भिन्न जो है एक हो जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न आधी रह जाती है, ये आपसे बोला गया है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि माना भिन्न का हंस, माना भिन्न का हंस भिन्न का हर y मान लेते हैं, अतः भिन्न
एक्स अपॉन वाई। प्रश्नानुसार भिन्न का हंस देखिए कितना है, एक्स कितना जोड़ना है, एक जोड़ना है। हर देखिए एक माइनस करना है, वाई माइनस में कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। अब इनका करेंगे क्रॉस मल्टीपल। क्रॉस मल्टीपल कीजिए आप इसका, ये y माइनस 1 से गुणा होगा, मतलब ये वाला जो है इससे गुणा करना है और इसको इससे गुणा करना है। तो x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1, ठीक है। ये हो जाएगा आपके x माइनस वाई इक्वल टू, ये 1 प्लस का था उधर गया तो माइनस, और माइनस वन कितना हुआ, -2। समीकरण नंबर 1 तथा हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो हर में एक जोड़िए, हर कहाँ है, ये रहा। इनका आप क्रॉस मल्टीपल कीजिए, ये 2x, ये y प्लस 1, यहाँ से 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 इक्वल टू, इसे आप लोगों ने समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, यहाँ पर y का गुणांक -1 है और यहाँ पर भी y का गुणांक -1 है। दोनों गुणांक समान है। अगर समान नहीं होते तो इनको हम लोग गुणा करते थे, ठीक है। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 2 कहाँ रही, ये रही। 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, और ये -x इक्वल टू -2 माइनस 1 -3, माइनस माइनस कैंसिल आउट, और x का मान कितना चुका है, 3। अब ये जो x का मान अपने पास आया है, इस x का मान आप समीकरण 1 में रखो या समीकरण नंबर 2 में रखो। समीकरण 1 में रखिए आप x का मान, x की जगह में कितना रखूंगा, 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, ये माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, ये प्लस का 3 उधर गया तो माइनस का 3, माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, और y इक्वल टू 5। x का मान कितना चुका है, 3, y का मान कितना चुका है, 5। अतः अभिष्ट भिन्न x अपॉन वाई बराबर 3/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 5 वर्ष पहले कितनी थी, 3 गुनी थी, और 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो बताओ नूरी और सोनू की वर्तमान आयु
क्या है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि माना नूरी की वर्तमान आयु हमने मान लिया कि नूरी की जो वर्तमान आयु है वह x है तथा जो सोनू है उसकी वर्तमान आयु y है। अब प्रश्नानुसार देखिए आप, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, मान लो अभी नूरी की आयु 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितनी थी, 15 वर्ष। आपने क्या किया, 20 में से आपने 5 माइनस किया तभी तो 15 आया। और अभी हमने ये माना हुआ है कि नूरी की वर्तमान आयु कितनी है, x है। तो 5 वर्ष पहले कितनी थी, x माइनस 5, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की भी कितनी हो जाएगी, y माइनस 5, ठीक है। अब देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु ये आ चुकी है और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु ये आ चुकी है। तो नूरी की जो आयु है ये वाली सोनू की आयु की 3 गुनी है। ये जो आयु है ये इसकी 3 गुनी है। समझ पा रहे हो बात को। तो वो 3 में कहां पर लगाऊंगा, यहां पर, तभी तो जाके एक समीकरण का यहाँ निर्माण होगा, तभी तो जाकर दोनों वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। कैसे, जैसे मान लो ये नूरी है और ये सोनू है। हमने मान लिया कि 5 वर्ष पूर्व जो नूरी है, देखो इसको ऐसे मान के चलो, जैसे नूरी की आयु 50 वर्ष, ठीक है, और इसकी आयु है 20 वर्ष। तो 5 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी है, 45, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी, 15। अब आप लोग क्या समझ पा रहे हो कि जो नूरी है, इस नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। आपको कैसे पता लगा कि इसकी 3 गुनी है, आपने जब यहाँ 3 से मल्टीपल किया तभी तो आपको पता लगा कि इसकी 3 गुनी है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो यहाँ पर भी तो वही लिखा हुआ है, यहाँ पर भी तो मैंने 3। अब देखो आप, ये बराबर कब होगा, जब वो 3 मैं इधर लगाऊंगा तभी तो बराबर होगा। तो यहाँ पर x माइनस 5 इक्वल टू 3, y माइनस 5, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे इस तरीके से। तो आप लोगों को जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है वो यहीं पर होता है कि हम ये जो 3 गुनी है वो यहाँ लगाए कि यहाँ लगाए। तो वो आपको उस चीज से डरना नहीं है, थोड़ा सा उसको 3-4 बार आप पढ़ो, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन वाला बोलना क्या चाह रहा है। देखो एक बार फिर से इसको कोशिश करते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु ये रही, सोनू की आयु ये रही। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। किसकी, नूरी। तो नूरी बड़ी है कि सोनू बड़ी है, आप तो इसे सोचो कि नूरी बड़ी हो रही है कि सोनू बड़ी है। तो आप बोलोगे सर नूरी बड़ी है। तो हमें बराबर करना है तो सोनू की तरफ भी तो गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 3 गुनी है। यहाँ से आप देखो ना, तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। आपको कैसे पता लग रहा है यहाँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या है, यहाँ पर संख्या नहीं है।
तीन गुनी कैसे लग रहा है, जैसे आपने 15 को 3 से गुणा किया, ये बना 45, तो आपने इधर 3 से गुणा किया होगा तभी तो 3 गुनी आया, तो हम लोग यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो बस आपका जो क्वेश्चन गलत होगा वो केवल इसी कंडीशन में गलत होगा। क्वेश्चन आपको आता है, लेकिन बस ये ध्यान रखना कहीं इस 3 को उठाकर आप इधर मत कर देना। अगर आपने इस 3 को उठाकर इधर कर दिया ना तो सोचो कितनी बड़ी हो जाएगी, फिर वो 6 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो फिर तो आपका प्रश्न ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ तो 3 गुने बोल रहा है तो आपने 6 गुने कैसे कर दिया इसको। ठीक है ना, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये बनेगा x माइनस 5 इक्वल टू 3 y माइनस 15, ये x माइनस 3y, ये माइनस का 5 उधर गया तो प्लस का 5, माइनस 5 माइनस 15, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, माइनस 5 उधर गया तो प्लस में चेंज हो जाएगा। अब देखिए इसे मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1 तथा 10 वर्ष बाद, अब इसको ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करना। 10 वर्ष बाद ठीक है, अब इस लैंग्वेज को ध्यान से समझो। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु अभी वर्तमान में कितनी है x, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 10। ठीक, सोनू की 10 साल बाद कितनी हो जाएगी y प्लस 10। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत आएगी तो कहाँ कि सर ये जो 2 गुनी लिखा हुआ ये 2 इधर लगाए इधर लगाए, सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी, तो उसको ध्यान से सोचो। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, नूरी बड़ी है तो जो छोटी है ना, देखो अगर आपको एक इसे ट्रिक के माध्यम से याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हो, जो छोटा होगा ना उस साइड आपको गुना करना है। ठीक है ना, जैसे मान लो यहाँ पर सोनू छोटी है तो सोनू तरफ लगा दो, ये लो। लेकिन आपको ये चीज रटनी नहीं है, आपको ये चीज सीखनी है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अगर आपको ये चीज ऐसे कि ये 2 कहाँ लगाए कहाँ नहीं लगाए, अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप एक काम करना, ऐसे चीजों को समझने के लिए आपको क्या करना है, कोई भी रेंडमली कोई भी संख्या मान लो, 50 के आसपास मानना। जैसे मैंने माना हुआ है कि नूरी जो है 50 वर्ष की है और जो सोनू है ये है 20 वर्ष की, कुछ भी मान लो आप, चाहे 30 मान लो, कुछ भी मान लो। अब 10 साल बाद ये कितनी हो जाएगी 60 की, 10 साल बाद ये कितनी हो जाएगी 30 की, हो गई। अब प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि सोनू की आयु की 2 गुनी, हाँ इस सोनू की आयु की डबल ही तो है, अगर मैं यहाँ पर 2 गुना कर दूं तो दोनों इक्वल हो जाएगा। आपको दोनों नंबर ऐसे माने जो सेटिस्फाई हो जाए, दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई हो जाए। तो हम लोगों ने यहाँ पर 2 इस साइड लगा लिया। ठीक है, तो x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, तो यहाँ से लिखा जा सकता है x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 ये रही, समीकरण नंबर 2 ये रही। हमें इसे विलोपन विधि से सोल्व करना है, तो समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है, समीकरण 2 में भी 1 है, तो 1 में से 2 माइनस कर दीजिए। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 आप लोग देखिए यहाँ x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, और आपको यहाँ पर समीकरण नंबर 2 दी हुई है x माइनस 2y इक्वल टू 10। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं घटाने पर, तो ये माइनस प्लस माइनस,
ये कैंसिल आउट हो गया और आपको यहाँ पर बचेगा माइनस वाई माइनस 20, वाई से वाई कैंसिल आउट और वाई की वैल्यू कितनी आ चुकी है 20। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 20। तो हम लोगों ने सोनू की आयु कितनी मानी हुई थी y और हमारे पास आंसर कितना है 20। ठीक है, अब ये y का मान समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 में रख लेंगे y का मान समीकरण 1 में का समीकरण 1 ये रही x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 60 इक्वल टू माइनस 10, तो x इक्वल टू 60 माइनस 10 और x इक्वल टू 50। क्योंकि इस माइनस 60 को उधर ट्रांसफर किया तो प्लस 60, तो 60 माइनस 10 50। तो x क्या है नोरी की वर्तमान आयु। तो हम लोग बोल सकते हैं अतः नोरी की वर्तमान आयु x बराबर 50। आप लोग नीचे लिखना अतः नोरी की वर्तमान आयु बराबर 50 तथा सोनू की वर्तमान आयु y इक्वल टू 20। तो आप इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है तथा इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का 2 गुना है। अब प्रश्न की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी आपको उलझाने वाली लैंग्वेज है, तो हम लोग क्या करेंगे इस प्रश्न को तोड़ तोड़ कर यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो हमें ये मान लेता हूँ, देखो दो अंकों की संख्या है, दो अंकों की संख्या जैसे मान लो मेरे पास है 63, मैंने यहाँ पर ले लिया 63। प्रश्न वाला बोल रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो दो अंकों की संख्या ये और अंक बोले तो 6 प्लस 3 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 9। प्रश्न की लैंग्वेज को आप एक बार समझ लो। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, अब आपसे बोला गया है कि जो संख्या है कौन सी, मान लो वो संख्या 63 है, इसका 9 गुना, इसका 9 गुना, इसका 9 गुना। अब जो संख्या दी हुई है 63, इसके अंकों को पलटने पर, अब इसके अंकों को पलटो आप, जैसे 63 है तो इसको आपने लिखा 36, 63 को आपने क्या लिखा 36। अंकों पर पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है कि बताओ संख्या कौन सी है। अभी यहाँ पर वो संख्या ये तो नहीं है, अगर ये होती तो बराबर आ जाता। तो हम लोग इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपको प्रश्न समझ में आया होगा। देखिए एक बार फिर से इस प्रश्न को समझो। इस प्रश्न में लिखा हुआ है कि दो अंकों की संख्या, ये मैंने लिखा दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, जैसे दो अंकों की संख्या 63, इनको टोटल किया तो कितना बना 9। ठीक है, इनका 9 गुना, 9 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब इनको पलटो, जैसे हम लोगों ने इसे पलटा तो 63 को पलटने पर कितना है 36 आ गया, इसके 2 गुने के बराबर है। ये प्रश्न आपसे कह रहा है। अब इस प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए अब ये दो अंकों की संख्या आपने स्थानीय मान तो पढ़ा ही होगा, जैसे पहले दहाई का अंक फिर इकाई का अंक, ऐसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ। जैसे यहाँ पर लिखा होता है 106, तो आप क्या बोलते 100 प्लस 6, क्योंकि दहाई का अंक नहीं है। अगर यहाँ लिखा होता 126 तो फिर हम सैकड़ा, फिर हम बोलते हैं दहाई अर्थात 20 प्लस 6, ऐसा है तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो सेम काम आपको यहाँ करना है। तो हम लोग ये मान लेते हैं, माना इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक, यहाँ पर मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर दो अंकों की संख्या दी हुई है और दो अंकों की संख्या को कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस टाइप से हम लोग संख्या को पढ़ते हैं। दहाई का अंक इक्वल टू 5। अतः अब
अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 10x प्लस वाई, ऐसा बनेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने 10x कहां से लिख दिया। देखिए जैसे मेरे पास एक नंबर मैंने लिया था 126, 126 को मैं लिखा 100 प्लस, इसे मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि 10 क्या होगा, 2.5 का अंक। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर 10x क्यों लिखा। x यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे 10 मल्टीपल 3, x का मान 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9 है। प्रश्नानुसार 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9 है। अब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अंकों की संख्या के अंकों का योग, और अंक क्या माने हुए, x और y, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, समीकरण नंबर 1। दूसरी कंडीशन, इस संख्या का 9 गुना तथा अभिष्ट संख्या का 9 गुना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अभिष्ट संख्या का 9 गुना, जैसे मैंने यहाँ पर 63 का आपको उदाहरण दिया था, तो अभिष्ट संख्या का 9 गुना ये रही है आपकी। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 10x प्लस वाई का 9 गुना, किसके बराबर, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का 2 गुना है। अब देखो इसको बहुत ही सावधानी से देखना, क्योंकि सब कुछ यहीं पर है। अब देखिए इसे थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखा हुआ इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, तो अभिष्ट संख्या क्या बनेगी, 10y प्लस x। यहाँ पर ही थोड़ा सा चेंज होगा, ये बनेगा आपके 10y प्लस x, ये बनेगा आपके 10y प्लस x, क्योंकि जो दहाई का अंक है वो कितना है, y, इकाई ढाई, ठीक है। जैसे मान के चलो यहाँ लिखा 63, इसको उल्टा करने पर कितना बना, 6336। अब देखो इकाई ढाई, इकाई ढाई, अर्थात इसका जो दहाई का अंक कितना है 6, ये क्या बन चुका है, इकाई का अंक। अंकों को पलटने पर ये तो बना, और जो इसका दहाई और जो इसका इकाई का अंक है वो इसका दहाई का अंक बन चुका है। इसका दहाई का अंक इकाई का अंक बन चुका है, अर्थात इसका दहाई का अंक कौन सा है, y, और y क्या बनेगा, इकाई अंक। तो ये आपका बन गया इकाई अंक, ठीक है। और जो इसका इकाई अंक है वह क्या बन गया, दहाई का अंक, और इकाई अंक कौन सा है, x, तो क्या बन जाएगा 10x। समझ में आया बात। ये हमने क्या किया, देखो इस कंडीशन को आप इससे अप्लाई करो, इस कंडीशन को आप इससे मैच करो। ये रहा आपका दहाई का अंक, तो ये रहा आपका इकाई का अंक। दहाई का अंक क्या बना, इकाई का अंक बन चुका है, तो ये दहाई का अंक क्या बना, इकाई का अंक बन चुका है। ये रहा आपका इकाई का अंक, और इधर रहा आपका दहाई का, ये रहा आपका इकाई का अंक, इधर रहा आपका दहाई का अंक। तो आपको ये जो कंपैरिजन है ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि प्राप्त संख्या का 2 गुना है, ये मैंने किया 2 गुना। अब इसको सोल्व कर दीजिए।
ये आपका बन जाएगा 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। अब y वाले टर्म को इस साइड लेकर आइए, तो ये बन जाएगा 90y माइनस 2y इक्वल टू 20x माइनस 9x। ये बन जाएगा 88y इक्वल टू 11x। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास आ जाएगा 11x इक्वल टू, यहाँ से आप लिख सकते हो y इक्वल टू 11x अपॉन 88। तो यहाँ से लिखा जा सकता है y इक्वल टू 1/8। और यहाँ से क्रॉस मल्टीपल जैसे आप करोगे तो ये आपके बन जाएगा x बराबर 8y। इसे लिखा जा सकता है x माइनस 8y इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 2। यहाँ पर x का गुणांक 1 है, यहाँ पर भी x का गुणांक 1 है, तो समीकरण 1 में से 2 को आप माइनस कर दीजिए। तो 1 कौन सी है, x प्लस वाई इक्वल टू 9 और 2 है x माइनस 8y इक्वल टू 0। ये माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस, ये बना 9y प्लस वाई, 9y, x कैंसिल आउट, और यहाँ से y का जो मान है ये अपने पास आ चुका है 1। अब ये y का मान आपको समीकरण नंबर 2 में रख देना है। तो समीकरण नंबर 2 ये रही x माइनस 8y, y की वैल्यू 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 8। तो x का मान कितना आ चुका है 8, y का मान कितना आ चुका है 1। अतः अभिष्ट संख्या टेन वाई प्लस एक्स, 10y का मान 1 प्लस x का मान 8, तो 10 प्लस 8 कितना हो चुका है 18। तो हम लोगों का आंसर कितना होगा 18। अतः अभिष्ट संख्या कितनी होगी 18। तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि मीना एक बैंक में गई और उसने कैशियर से बोला कि आप मुझे 2000 रुपये निकाल कर दीजिए, और उसने कैशियर से यह भी बोला कि आप मुझे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट दीजिए। तो उसने टोटल कितने रुपए निकाले, 2000 रुपये निकाले, 50 रुपये और 100 रुपये के नोट उसने प्राप्त किए। टोटल कितने रुपए निकाले 2000 रुपये। आपसे प्रश्न में ये पूछा गया है कि उसने 50 रुपये के कितने नोट निकाले और 100 रुपये के कितने नोट निकाले। और जो टोटल नोट हैं, और जो टोटल नोट कितने हैं 25 नोट, 25 नोट उसने प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए 25 नोट प्राप्त किए, 2000 रुपये निकाले। तो हमें यही बताना है कि 50 रुपये के कितने नोट निकाले और 100 रुपये के कितने नोट निकाले। तो हम ये मान लेंगे कि 50 रुपये वाले नोटों की संख्या x है, 100 रुपये वाले नोटों की संख्या y है। सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं। माना देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा 50 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी है x, 100 रुपये वाले नोट कितने हैं y, कुल नोट कितने हैं 25। तो दोनों का योग कितना होगा 25 के बराबर। x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 अपने पास आ जाएगा। अब देखिए उसने टोटल कितने रुपए प्राप्त किए 2000 रुपये प्राप्त किए।
मीना ने कुल 2000 रुपये प्राप्त किए। अब देखिए 2000 रुपये उसने निकाले, 50 रुपये और 100 रुपये नोट वाले। मान लिया मैंने 50 रुपये के एक्स नोट निकाले, 100 रुपये के वाई नोट निकाले, 50 रुपये के कितने नोट निकाले एक्स, तो कितने रुपए बने इनके 50 एक्स रुपये। 100 रुपये के कितने नोट निकाले वाई, तो कितने रुपए बने 100 वाई रुपये। दोनों का टोटल किसके बराबर, 2000 के बराबर, इसलिए मैंने इनको जोड़ दिया। तो कितना मेरे पास आ चुका है 50 एक्स प्लस 100 वाई इक्वल टू 2000। 50 एक्स प्लस 100 वाई इक्वल टू 2000, ऐसा मैं लिख सकता हूं। ठीक है, यहां से क्या कॉमन आ रखा है, 50 यहां से कॉमन आ जाएगा, ये x प्लस 2y, यहां से भी इसे मैं क्या लिख सकता हूं 50 इंटू 40, 50 से 50 कैंसिल आउट, तो x प्लस 2y इक्वल टू 40। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 ये रही, समीकरण नंबर 2 ये रही। तो आप क्या करोगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को आप माइनस कर दीजिए। एक ये रही आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इक्वल टू 40, कैंसिल आउट, माइनस वाई माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 15। अब ये y का मान आप किसी भी एक समीकरण में पुट कर दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 ये रही, x प्लस 15 इक्वल टू 25, तो x बराबर 25 माइनस 15, तो x बराबर 10। हम लोगों ने x क्या माना हुआ है, 50 रुपए वाले नोटों की संख्या, तो वो तो कितनी है 10 है। और 100 रुपए वाले नोटों की संख्या क्या माना हुआ है y, तो 100 रुपए वाले कितने नोट है 1500 रुपए, और 50 रुपए वाले कितने नोट है 500 रुपए। ठीक है, क्योंकि 10 नोट है, एक 50 का, तो 10 कितने 500 और ये 1500 रुपए। तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि एक पुस्तकालय है, एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में 2 लड़कियां हैं, एक का नाम है सरिता और एक का नाम है सुसी। एक का नाम है सरिता और एक का नाम सुसी। सरिता जाती है लाइब्रेरी में, यहाँ से पुस्तक लेकर आती है और वो इसे 7 दिन तक रखती है। एक बुक लेकर आई, कितने दिन तक रखा इसे 7 दिन तक रखा। सुसी भी यहाँ से एक बुक लेकर आई और उसने इसे केवल 5 दिन तक रखा। इसने लाइब्रेरी वाले को कितने रुपए दिए 27 रुपए दिए, और इसने कितने रुपए दिए 21 रुपए दिए। इसने कितने दिन तक रखा 7 दिन तक रखा। अब इस प्रश्न को समझना, ये सरिता के लिए है और ये सुसी के लिए नीचे वाला, ये 5 दिन का और ये 7 दिन के लिए। किशन वाला बोल रहा है कि 3 दिन तक का कोई किराया नहीं है। किशन वाला बोल रहा है कि 3 दिन तक फिक्स किराया है। जैसे मान लो पहले दिन का किराया 1 रुपए है, तो 3 दिन तक किराया लगेगा 1 रुपए 1 रुपए 1 रुपए। 3 दिन का नियत किराया है कि फिक्स किराया है, जो पहले दिन किराया लगेगा वही दूसरे दिन लगेगा, वही तीसरे दिन लगेगा। ठीक है, लेकिन जैसे आप आगे बढ़ते हो, जैसे आपने 4 डेज के लिए लेते हो, तो आपको
अतिरिक्त दिन का किराया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपसे प्रश्न कह रहा है। तो यहाँ तक का जो किराया है वह तो सरिता के लिए भी सेम रहेगा और सुशी के लिए भी सेम रहेगा, अर्थात यहाँ का जो किराया है वो दोनों के लिए एक समान रहेगा। ठीक है, अब इसे कितने दिन का किराया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? सरिता को 4 दिन का किराया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और सुशी को कितने दिन का किराया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? इसे कितने दिन का किराया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? 2 दिन का किराया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। सरिता ने कितने रुपए दिए? 27 रुपए। इसने कितने रुपए दिए? 21 रुपए दिए। तो अब मुझे ये बताइए, यहाँ तक का किराया तो दोनों का सेम था। सोचो आप इस चीज को, अगर यहाँ तक का किराया सेम था तो किराया कहाँ का लगा? केवल जो एक्स्ट्रा दिन है उन्हीं का तो किराया लगा। और एक्स्ट्रा दिन कितने? इसके 4 दिन एक्स्ट्रा है और इसके कितने दिन एक्स्ट्रा है? 2 दिन इसके एक्स्ट्रा है। तो 27 माइनस 21 किया, कितने रुपए बचे? 6 रुपए। और 4 दिन में से 2 दिन माइनस किया तो 2 दिन, अर्थात 2 दिन का किराया कितना है? 6 रुपए। तो आप मुझे बताइए 1 दिन का किराया कितना है? 3 रुपए। आंसर आ चुका है। 1 दिन का किराया कितना है? 3 रुपए। ये तो क्या है? एक्स्ट्रा, अतिरिक्त दिन का किराया है। अब आप ये बताइए कि उसने 2 दिन एक्स्ट्रा किए और 2 दिन एक्स्ट्रा किराया कितना है? 6 रुपए। तो मुझे बताइए 3 दिन का किराया आप निकाल सकते नहीं निकाल सकते? निकाल सकते। कैसे? क्योंकि यहाँ पर तो है 21 रुपए, 21 में से 6 माइनस किए। 6 क्यों माइनस किए? क्योंकि 2 दिन का किराया जो एडिशनल है, जो एक्स्ट्रा है, वो अपने पास आ चुका है। कितना आ चुका है? 6 रुपए। कितना बचा? 21 में से 6 गए तो 15 रुपए। तो ये जो 15 रुपए हैं ये सरिता के लिए भी सेम है और सुशी के लिए भी सेम है। क्यों? क्योंकि 3 दिन तक का सेम किराया है। ठीक है, अब यहाँ पर कितना? 15। अब बचा कितना इसके लिए? 12। क्वेश्चन सोल्व। अब आप इस प्रश्न को लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख लेते हैं। देखिए, सरिता ने 7 दिन के कितने रुपए अदा किए? 27 रुपए। अब 7 दिन के अदा करने हैं तो 3 दिन तक का किराया जो किस हिसाब से लगेगा? x रुपए के हिसाब से। 1 दिन का x तो 3 दिन का 3x रुपए। अब 7 दिन है ना, तो 4 अतिरिक्त दिन है और अतिरिक्त दिन का किराया है y रुपए। तो 4 दिन का 4y रुपए इक्वल टू 27। समीकरण नंबर 1। देखिए 5 दिन के कितने रुपए अदा किए? 21 रुपए अदा किए। किसने? सुशी ने। तो इसका भी देखिए 3 दिन तक तो फिक्स किराया अर्थात 3x।
और 2 दिन का अतिरिक्त किराया अर्थात 2y। 2 समीकरण अपने पास आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए x का गुणांक 3, x का गुणांक 3, तो आप 1 में से 2 माइनस कर दीजिए। थ्री एक्स प्लस 4y इक्वल टू 27, 3x प्लस 2y इक्वल टू 21। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस ही कर रहे हैं, माइनस 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 कैंसिल आउट। ये 2y इक्वल टू 6, तो यहाँ से y इक्वल टू 6/2, और यहाँ से y का मान कितना चुका है 3। अब आपको क्या करना है, ये y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देना है। y का जो ये मान है ये आपको समीकरण नंबर 1 में रखना है, तो समीकरण ये रही। x का मान कितना चुका है 5, तो x बराबर 5, अर्थात उस पुस्तकालय का जो नियत किराया है x रुपए, वो कितना है 5 रुपए। यहाँ पर हम लोगों ने जो एक लैंग्वेज लिखी है, माना पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन तक का नियत किराया, प्रथम 3 दिनों का, इसको प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर x रुपए। अब ठीक है, तो नियत किराया कितना चुका है, x बराबर 5 रुपए, और अतिरिक्त किराया कितना चुका है 3 रुपए। तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। हमारा जो ये 3.2 है ये खत्म हो चुका है। कल हम लोग करेंगे प्रश्नावली 4.5, ठीक है। तो आप इसको जल्दी से